आज की कहानी है घड़ी। इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं। दिन बुधवार है। बड़ी झील के पुल पर खड़ी पूजा ने अपनी कलाई में बंधी रिस्ट वॉच को एक बार फिर देखा। काले रंग के शोकेस और चमड़े के नीले बेल्ट वाली उस घड़ी पर उसकी नजरें ठहर सी गई थी। यह घड़ी नहीं, उसका गर्व है। वह सब कुछ भूल सकती है, पर इसे पहनना नहीं। यह घड़ी उसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए मिली है, आज से कोई 4 वर्ष पहले। उसे अच्छे से याद था। वह शनिवार की शाम थी। अपना सामान समेटकर वो बस ऑफिस से निकलने की ही तैयारी कर रही थी। उसी वक्त दफ्तर का चपरासी हस्सू उसके कमरे में आया, बॉस का बुलावा लेकर। साहब ने याद किया है आपको। वह अच्छी तरह समझती है शनिवार की शाम इस तरह बुलाने का मतलब। वह धीरे से उठी, फिर धीरे धीरे गलियारा पार कर बॉस के कमरे में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही वे बोले, आओ बैठो, सब ठीक तो है। फिर वह मानकर कि सब ठीक ही चल रहा होगा, उन्होंने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और जिसके लिए उसे बुलाया था वह फायरिंग कर दी। ये देखिए, कंपनी के नए प्रोजेक्ट की आउटलाइन। इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करनी है कल तक। और मैं जानता हूँ यह काम इस दफ्तर में आप ही कर सकती हैं। वह कहना चाहती थी आज शनिवार है और कल रविवार, और कल के लिए उसने कुछ वादे कर रखे हैं माँ से और अपने पति विशु से। उनकी फायरिंग जारी थी, काम उच्च प्राथमिकता का है। एमडी चाहते हैं यह अविलंब हो, इसे शाम को प्रस्तुत करना है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि यह रविवार शाम तक तैयार हो जाए और उसे हम डिस्कस करके अंतिम रूप दे सकें। वह पूछना चाहती थी कि बॉस को जो काम उससे कराना होता है वह एमडी या कंपनी के डायरेक्टर का ही क्यों बताते हैं, पर वह चुप रही। एनीथिंग एल्स? नो सर। तो फिर लग जाओ। उन्होंने अपने बाय फोकल चश्मे के नीचे से उसे देखा। वह उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में पहुंचकर वह कुर्सी पर धीरे से बैठ गई। उसे इस तरह खिन्न देखकर उसकी सहायक मिसेस सक्सेना उसकी टेबल के करीब आ गई और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। क्यों पूजा मैम, क्या हुआ? वही हमेशा का किस्सा, महत्वपूर्ण कार्य जो रविवार को होना है, जिसे पूजा ही कर सकती है। और इस बार भी एमडी ने कहा है, आप मना क्यों नहीं कर देती? आपको भी तो रविवार की जरूरत है। मिसेस सक्सेना उसकी सहायक जरूर है, पर अनुभव और उम्र में उससे बड़ी है। इसी से उसकी चिंता कर लेती है। आपकी और जिम्मेदारियां भी हैं। वह 2 पल चुप रही, फिर बोली, अगली बार जरूर कहूंगी। इस बीच हस्सू के आने से वो दोनों चुप हो गए। ये कागज साहब ने भेजे हैं आपके लिए, लेकर देखे। नए प्रोजेक्ट की आउटलाइन थी। उसका विस्तृत प्रतिवेदन बनाने में कल पूरा दिन झोंक देना पड़ेगा। उसने लंबी श्वास ली, अपनी अलमारी बंद कर दी और बैग उठाया। 5:30 बज गए थे। इस बीच मिसेस सक्सेना जा चुकी थी। बॉस भी जा चुके थे। उसने बाहर निकलकर हस्सू को कहा, चौकीदार को बता देना कल मैं ऑफिस आऊंगी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा था। शाम 6:30 बज गए थे। दरवाजा विशु ने ही खोला। वह आज दफ्तर से जल्दी आ गया था। माँ किचन में थी, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसके लिए पानी लेकर आई। उसने पानी पिया और कहा, कल दफ्तर जाना पड़ेगा। जरूरी प्रतिवेदन की रिपोर्ट तैयार करना है, उच्च प्राथमिकता का काम है। माँ यह सुनते ही उदास हो गई। वह कई दिनों से कह रही थी उन्हें नया चश्मा बनवाना है। पुराने चश्मे का नंबर बढ़ गया है, उससे उन्हें टीवी देखने में दिक्कत आती है।
जो कि हर बार रविवार पर टल रहा था। वह समझ गई उनकी नाराजगी को। डॉट विशु चुप था, पर वह जान गई खुश तो वह भी नहीं था। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की, उसने कहा। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारी कोशिशों को। डॉट ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर चेहरों के भाव यही कह रहे थे। डॉट वह फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो विशु बाहर जा चुका था। शायद अपने दोस्तों के पास गया हो। माँ का काम भी हो गया था। वह बालकनी में खड़ी थी, चुपचाप सड़क से आ रहे वाहनों को देख रही थी। उसने पास में पड़ी आराम कुर्सी खींची और बैठ गई। रविवार को सुबह वह 11 बजे दफ्तर पहुंच गई। नए प्रोजेक्ट की आउटलाइन लेकर कंप्यूटर पर बैठ गई। विस्तृत प्रतिवेदन बनाने से पहले उस विषय से संबंधित सभी उपलब्ध तथ्य और आंकड़े जुटाने थे। यह एक लंबा समय खाने वाला काम साबित हुआ। फिर बारी आई असल प्रतिवेदन बनाने की, जिसे बनाते बनाते शाम के 5 बज गए। इसके बाद उसने बॉस को फोन लगाया। सर, विस्तृत प्रतिवेदन तैयार हो गया है। आप दफ्तर आ रहे हैं? पूजा, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। ऐसा करो, उसे मेरी टेबल पर रख दो, मैं कल फर्स्ट आवर में देख लूंगा। और लाइन कट गई। पूजा ने एक लंबी श्वास ली, अपना झोला उठाया। बॉस के कमरे में जाकर रिपोर्ट उनकी बड़ी सी टेबल पर रखकर बाहर निकल गई। दफ्तर से बाहर निकलते निकलते ठंडे मौसम की उस शाम को वातावरण भी ठंडा होने लगा था। उसने सोचा घर जाने से पहले ताज़ी सब्जियां खरीद ले। माँ हमेशा कहती रहती है कॉलोनी में ताज़ी सब्जी नहीं मिलती। उसने गोल चौराहे से होकर सब्जी बाजार जाने वाला रास्ता पकड़ा। इस रास्ते से गुजरते वक्त उसकी नज़र कबाड़ी वाले की दुकान पर पड़ी। पिछले कुछ महीनों से वह नियमित अंतराल से इस दुकान पर आ रही थी। हुआ ये था कि गर्मियों में जब वह गांव गई तो नानाजी से उनका पुराना चूड़ी बाजा रिकॉर्ड प्लेयर ले आई थी, जो उन्हें उनके पिता ने वर्षों पहले लाकर दिया था। तब से उसे पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड इकट्ठे करने का शौक लग गया था। इन दिनों जब कैसेट प्लेयर भी आउटडेटेड हो गए थे, तब रिकॉर्ड प्लेयर कौन सुनता? इस तरह के रिकॉर्ड जिनमें सहगल, बेगम अख्तर आदि के गीत और गजल होते थे, कबाड़ी से सस्ते में मिल जाते थे। दुकान देखकर पूजा उसमें घुस गई। दुकानदार उसे पहचानता था। बोला, आइए मैडम। अभी तो पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड नहीं आए हैं। वह लौट पड़ी। कुछ देर बाद सब्जी बाजार पहुंच गई। एक दुकान पर रुककर सब्जी लेने लगी। मैडम 50 रुपए हुए। पूजा ने पैसे दिए और चल पड़ी घर की ओर। उसने सोचा आज विशु के साथ पास के ही पार्क में चलते हैं। पर घर पहुंची तो माँ ने बताया कि अब कहीं नहीं जाएंगे। विशु ने काफी देर तक इंतजार किया और अब वह अपने कमरे में है। उसका मूड बेहद खराब है। उसे लगा कि इन लोगों की शिकायत जायज है, पर क्या जाए। सोमवार की सुबह वह जल्दी तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल गई। ठीक 10:30 बजे। अब वह अपनी सीट पर थी। मिसेस सक्सेना अब तक नहीं आई थी। बॉस भी अब तक नहीं आए थे। उसने हस्सू को बुलाने के लिए घंटी दबाई। हस्सू के आने पर पानी लाने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने पानी लाकर टेबल पर रखा और उसे देखने लगा। हस्सू के चेहरे पर साफ लिखा था कि समय से ऑफिस आकर उसने हस्सू को डिस्टर्ब कर दिया है। उसने जल्दी से हस्सू को कहा, अभी और कुछ काम नहीं है। तुम्हें चाय पीना हो तो कैंटीन तक हो आओ, मेरे लिए भी ले आना। हस्सू उसे आश्चर्य से देखता हुआ चला गया। वह सोच विचार की भूल भुलैया में गुम होती कि उससे पहले मिसेस सक्सेना आ गई। गुड मॉर्निंग पूजा,
उसने घड़ी देखी, 11:30 बज रहे थे। वह देख रही थी मिसेस सक्सेना अपनी टेबल पर पहुंच गई थी। मिसेस सक्सेना अक्सर लेट आती है और लेट आने की कोई वजह बताना भी जरूरी नहीं समझती। खैर, इस बारे में बॉस से बात करनी होगी। पूजा ने देखा अब मिसेस सक्सेना अपने बाल ठीक रह रही थी। उसने तुरंत अपनी नजरें उधर से हटा ली। इंटरकॉम से बॉस की निजी सहायक मिस धारकर को फोन लगाया। मैं पूजा, मिस धारकर, क्या खबर है बॉस की? आज तो शायद ही आए, उनकी पत्नी के कोई दूर के रिश्तेदार आए हैं। उन्हें शहर की सैर करा रहे हैं। फोन आया था, जरूरी काम हो तो मोबाइल पर कांटेक्ट कर ले, नहीं कुछ खास नहीं। एक प्रोजेक्ट का विस्तृत प्रतिवेदन कल उनकी टेबल पर रखा था। अच्छा, उसे शाम को उनके बंगले भिजवा दूंगी। पूजा का मन फिर काम में नहीं लगा। इधर उधर की कुछ जरूरी डाक देखने के बाद वह कंप्यूटर रूम में चली गई। विभाग की वेबसाइट पर कुछ नई जानकारियां डाली गई है, उसे एक बार उन्हें चेक करना है। उसने घड़ी देखी तो 5 बज गए थे। वक्त का पता ही नहीं चला इस सब में। आज वह दफ्तर से जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा रमेश से मिलती चलूं। रमेश उसका चचेरा भाई था। रमेश और उसकी पत्नी मोना उसे बहुत मानते थे। अक्सर कहते रहते थे, आप तो घर कभी आती ही नहीं। रमेश एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर रहता है। उसने फ्लैट के बाहर पहुंचकर घंटी बजाई। जब 2 बार घंटी बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसने देखा बाहर से बंद है और वह मल्टी की पूरी 100 सीढ़ियां फिर वापस उतर गई। घर जल्दी पहुंच गई और सोचा विशु और माँ के साथ कहीं बाहर चलते हैं। बड़े दिन हो गए कहीं बाहर निकले। उसे घर जल्दी आया देखकर माँ भी आश्चर्य में पड़ गई। उसने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार तक चलते हैं। विशु कहाँ है? अभी बुलाती हूँ, माँ ने कहा। आधे घंटे बाद वे बाजार के लिए निकल गए। लौट के आए तब तक रात हो चुकी थी। सबको नींद आ रही थी। मंगलवार सुबह नियत समय पर पूजा ऑफिस जाने के लिए घर से निकली। आज तो बॉस आ गए होंगे, यह सोचते हुए वह ठीक समय पर दफ्तर पहुंची। वो अपनी सीट पर बैठकर सुस्ता ही रही थी कि हंसू आ गया। साहब बुला रहे हैं, तुम चलो मैं आती हूँ। बॉस के कक्ष के नजदीक पहुंचते ही उसे लग गया था कि फोन पर बात चल रही है। वह उल्टे पैर लौट रही थी कि अपना नाम सुनकर रुक गई। बॉस फोन पर बात कर रहे थे, सर, अभी पूजा का तबादला या प्रमोशन दोनों नहीं करें, यह मेरी गुजारिश है। वह मेहनती है, जिस काम में लगाव लग जाती है, पूरी ईमानदारी से काम करती है। थोड़ी सी तारीफ और बदले में ढेर सा काम। आप जानते हैं कि ये मेरे करियर का महत्वपूर्ण समय है, मुझे उसकी जरूरत है। फिर एक जोर का ठहाका, आप सही कह रहे हैं सर, बेवकूफ हर जगह मिल जाते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगा, पूजा जैसा बेवकूफ कहीं नहीं मिलेगा। वह उल्टे पैर लौट पड़ी। कुछ देर बाद बॉस के बुलाने पर उसे उनके कक्ष में जाना पड़ा। उसे देखकर उन्होंने इशारे में बैठने को कहा। अपने सामने की फाइल पर हस्ताक्षर कर उसे हटाई और उससे मुखातिब हुए। पूजा, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब। तुमने प्रतिवेदन बहुत अच्छा बनाया है। एमडी सर प्रसन्न है। थैंक्स सर, मुझे तुम पर गर्व है। तुम दफ्तर के उन कुछ लोगों में से हो जिनके भरोसे में बेफिक्र रहता हूँ। यह क्या कह रहे हैं आप?
तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। यू आर ज्वेल ऑफ माई ऑफिस। मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है सर। अभी थोड़ी देर पहले अपने बारे में उनके विचार को जानकर इस तारीफ को वह पचा नहीं पा रही है। जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। लंच के बाद बैठते हैं प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए। थकेत के कदमों से पूजा अपने कमरे में आई। सबसे पहले घड़ी देखी तो यह थी सच्चाई। इस व्यवस्था में उसकी भूमिका गधे की है जो दिनरात जुटा रहता है। उस पर डाला गया बोझ उसे फुर्सत नहीं देता सिर उठाने की और वह बेस्ट परफॉर्मर के लिए नौकरी की शुरुआत में मिली इस घड़ी को गर्व से बांधे रहती है। मिसेस सक्सेना उसकी यह स्थिति देखकर चिंतित हो गई। उसे सलाह दी, तबीयत ठीक नहीं हो तो घर चली जाओ पूजा मैम। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और दफ्तर से बाहर निकल गई। पूजा घर पहुंची तब तक 3 बज गए थे। माँ उसे इतनी जल्दी आया देखकर चौंक गई। क्या हो गया? कुछ नहीं, सिर में दर्द है, मैं आराम करती हूँ। यह कहकर वह बेडरूम में जाकर लेट गई। विचारों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। तो यह वास्तविकता है जो उसके बारे में सोचा जाता है। सोचते सोचते एक विचार और मन में आया, क्या विशु भी उसके बारे में ऐसा ही सोचता होगा? पर विशु तो उसे प्यार करता है। पूजा के सिर में दर्द वास्तव में होने लगा। उसने ड्रॉअर में से नींद की गोली निकाली और खा गई। कुछ देर बाद वह नींद की गोद में थी। दोपहर से शाम हुई और शाम के बाद रात आ गई। पर पूजा तय नहीं कर पाई कि क्या करे। पूरी रात इसी उधेड़बुन में निकल गई और सुबह के आते ही वह एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी। और आज यानी बुधवार के दिन सुबह के 10 बजे पूजा बड़ी झील के पुल पर खड़ी गौर से उस रिस्ट वॉच को देख रही है। काला शोकेस और नीला बेल्ट सुबह की उस धूप में चमक रहा है। उसने एक बार फिर ध्यान से उस घड़ी को देखा, फिर झील के अथाह पानी में उछाल दिया। फिर देखती रही उसे धीरे धीरे पानी में गायब होते हुए डॉट, फिर हल्के हल्के कदमों से लौट पड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।